पास वाइट और कलर वाइट बजाज लगे। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने जीरो थेरेपी के बारे में कभी सुना नहीं होगा। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये हमारे जीवन में कितना जरूरी है। मैं भूल जाऊं इसके पहले मैं मनस्वी जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि इन्होंने जीरो थेरेपी का इम्पोर्टेंस समझ के मुझे यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में करीब 200 से भी ज़्यादा थेरेपियाँ हैं। आप सबको मालूम है, कलर थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, बहुत सारी थेरेपियाँ हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जीरो थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आपको अपने शरीर के ऊपर एक विश्वास रखना है कि आपका शरीर भी एक अद्भुत इंजीनियरिंग से बना हुआ है। कितनी सारी नाड़ियाँ, कितना सारा वर्किंग, कितना सारा साइंस हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है। आपने मेरा फ्लायर देखा होगा जिसमें मैंने लिखा है लेट द बॉडी लिव, यानी शरीर को जीने दें। हम क्या करते हैं कि हम हमारे शरीर को गुलाम समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम शरीर के गुलाम हैं। रास्ते में वड़ा पाव देख लिया, खा लिया, ये हमें शरीर को गुलाम नहीं बनाना है। हमें शरीर को गुलाम नहीं बनाना है, हम शरीर के गुलाम हैं। और जैसे आप जानते हैं कि हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खाते हैं। इसका उल्टा ही हम करते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, कभी बीच में भी कुछ खा लेते हैं। ये सब गलत है। अभी और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने कोई थेरेपी में या डॉक्टरी नहीं की है, मैं खुद डॉक्टर भी नहीं हूं, लेकिन जीरो थेरेपी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च मैंने किया है। आप सबको ऐसा लगता होगा कि ये दिलीप भाई जो है बीच बीच में रुक क्यों जाते हैं। रुकने का कारण ये है कि मुझे ये जानना है कि आप लोगों का अटेंशन कितना है। कभी कभी हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये अपनी असल बात कब शुरू करेंगे और हम कब यहाँ से भागे, कब जाके नाश्ता कर लें। ठीक है ना। देखिए, ये जो मैंने बॉल फेंका, अब देखिए, ये आपने तुरंत हाथ से पकड़ने की कोशिश की। आपको मालूम नहीं मैं आपकी तरफ बॉल फेंकने वाला हूँ। ठीक है, क्यों? बॉल आपने देखा और आपके माइंड ने तुरंत आपके हाथ को ऑर्डर किया है कि आपको बॉल पकड़ना है। अब सोचिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, आपके दिमाग ने ऑर्डर दिया आपके हाथ को, आपने बॉल पकड़ लिया। अब सोचिए, इतना अद्भुत इंजीनियरिंग है हमारा, उसे हमें ध्यान में रखना है। जीरो थेरेपी के कुछ बेसिक नियम है। ये बेसिक नियम है, बिना भूख के खाना नहीं है, बिना प्यास के पीना नहीं है, और हमारी जो नेचुरल डिमांड है, जैसे कि हंसी, किसी ने कोई अच्छा जोक बोल दिया तो हम क्या सोचते हैं, मैंने तो ये जोक सुना हुआ है, मैं क्यों हंसूं। लेकिन हमें हंसना है।
चाहे एक बार नहीं, आपने 10 बार जोक सुना हो, लेकिन हंसना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सबके चेहरे के ऊपर एक स्माइल है। अभी आपने जो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने की बात करी, श्री श्री रविशंकर को मैंने एक बार सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर आप खुल करके यानी कि पेट पकड़ के नहीं हंस सकते हो तो कम से कम चेहरे के ऊपर एक स्माइल तो बनाए रखिए। तो एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम। हमें दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सांसों को भरते हुए, जस्ट अभी मत करिए, जोर से ठहाके मार के हंसना है। और जब आप हंसते हो तब आप देखिए कि आप दिल से हंसते हो कि सिर्फ मैंने कहा इसलिए हंसते हो। आपको दिल से हंसना है। वैसे तो ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ठहाके मार के हंसना ये भी एक थेरेपी है। तो जैसे ही मैं कहता हूँ 1 2 3, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सांसों को भरते हुए और जोर से ठहाके मार के हंसना है। चलिए, रेडी 1 2 and 3। मुझे और जोर से, और जोर से, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। लाफिंग थेरेपी इज द बेस्ट मेडिसिन। इनमें जितनी बार मौका मिलता है खुल के हंसिए, खुल के हंसिए। बच्चों से बात करते हैं, बच्चा कोई ऐसी बात बोल देता है, खुल के हंसिए। उस वक्त उसको डांटिए मत कि ऐसी बात क्यों बोली है, खुल के हंसिए। आप भी बच्चे बन जाइए, ठीक है ना। जीरो थेरेपी में और आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए, तो आप सब जानते हो, तो मेरी जरूरत क्या है, क्या बात है। लेकिन देखिए, 3 बार खाए भोगी, भोगी यानी संसारी, जो संसार भोगता है उसी को भोगी कहते हैं। हम तो 3 बार खाते हैं, यहाँ से जाकर नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर को खाना खाएंगे, फिर रात को खाना खाएंगे। आप सबको मालूम होगा बाबा रामदेव दिन में 1 बार भोजन करते हैं, और वो भी 1 रोटी सब्जी, बस। यानी अतिरेक सर्वत्र वर्जयते। किसी भी चीज की अति हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे शरीर को जितना जरूर है उतना ही खाइए। जैसे मैंने कहा आपको, नेचर कॉल में लाफिंग आता है, रोना आता है। आप लोगों में से मुझे सिर्फ हाथ ऊपर करके ये बताइए कि आप कब अपनी जिंदगी में फूट फूट कर रहे हैं, सिर्फ हाथ ऊपर करके बताइए। क्या बात, यस यस, बस 3 4 5 6 7 8, बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो रो सकती है, लेकिन पुरुष जो है वो नहीं रोता है। ये गलत है। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि सूरत में एक क्लब है, उसका नाम ही ट्राई क्लब है। महीने में 1 बार मिलते हैं और फूट फूट के रोते हैं सब। जैसे हम ठहाके मार के हंसते हैं, वैसे ही हमें फूट फूट कर रोना भी चाहिए। लेकिन रोने के लिए कोई ऐसा प्रसंग, ऐसी कोई इंसिडेंट की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही बैठे बैठे कुछ पुराने सैड सॉन्ग सुनिए, आपको पुरानी याद आ जाएगी कोई, आपको रोना आ जाएगा। रोइए, मैं तो कहता हूँ रोना चाहिए। जैसे बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं, वैसे ही आपको भी रोना चाहिए। नेचर कॉल में और एक आता है यूरिनेटिंग।
और शौच जाना है या मूत्र त्याग करना है, इसको कभी भी मत रोकिए। ये अपने शरीर में जहर बना देता है। मुझे एक वार्ता याद आती है। पुराने जमाने में एक राजा एक जहाज से सफर कर रहा था। उनके जो वैदराज थे वो उनके साथ कुछ बात कर रहे थे और वैदराज जी ने उनको कहा कि मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आ रहा हूँ। और उन्होंने जाकर के एक कोने में जाकर के मूत्र त्याग किया। तो राजा को गुस्सा आया कि मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ आपके साथ में और आप जाकर के मेरे सामने मूत्र त्याग करते हैं। तो वैदराज जी ने कहा कि मूत्र त्याग है, मल त्याग है, जितने भी हमारे प्राकृतिक आवेग है उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। प्राकृतिक आवेग में गुस्सा भी आता है। हमारे कई संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। उन्हीं संत महात्माओं को कभी आप ऐसा कोई सवाल कर दें वो गुस्से से भड़क जाते हैं। गुस्सा तो होना ही चाहिए। अभी हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हमें ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। चलिए उस बात को भी मान लेते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है उस गुस्से को कैसे निकालना? आपके घर में कोई अलग से रूम हो, वहाँ पे जाइए, रूम अंदर से बंद करिए और टेबल के ऊपर जोर जोर से मुक्के मारिए, आपका गुस्सा निकल जाएगा। गुस्से को जितना हम दबा के रखेंगे उतनी ही बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। हम जब खाते हैं तो जो निवाला हम मुंह में लेते हैं उसको हम कितनी बार चबाते हैं? आप सिर्फ हाथ ऊपर करके बताइए, आप लोग कितनी बार चबाते हो? जी 32, यानी कि जितने दांत हैं। आपका यही कहना है ना? ये 15 मैं उतनी बार उससे चबाती रहती हूँ जब तक कि वह लुगदी न बन जाए, क्या बात, लुगदी बनकर नीचे ना उतर जाए। हाँ, दैट इज वाई 72+। आपको एक निवाला तब तक चबाना है मुंह में जब तक वो निवाला पेस्ट ना बन जाए। हमें जाने की घाई रहती है, कई लोग इसमें वर्किंग क्लास भी होंगे, जाने की घाई रहती है। तो जाने की घाई है तो उस हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट करिए कि आप निवाले को इतना चबाएं कि वो निवाला जो है पेस्ट बन जाए। हम पानी भी पीते हैं तो खड़े खड़े पीते हैं। किसी शादी में गए, आजकल तो शादियों में भी इन्होंने चेयर और टेबल का अरेंजमेंट किया है, पहले ऐसा नहीं था। हम खड़े खड़े ऐसे खाते थे जैसे रास्ते में भिखारी खाता। आप देखिए, किसी भी फंक्शन में जाइए, आप खड़े खड़े सिर्फ ऑब्जर्व करिए लोग कैसे खाते हैं। यहाँ से पसीना निकल रहा है और वो ये सोच के खा रहा है कि कहीं वो आइटम खत्म न हो जाए। इतने हम खाने के पीछे लालचू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक चेयर ढूंढिए, उसके ऊपर बैठिए, आपको जितनी आइटम चाहिए उतनी ही आइटम लीजिए और चबा चबा के खाइए। पानी कभी भी खड़े खड़े नहीं पीना है। आप लोगों में से कोई बता सकता है इसके पीछे साइंस क्या है? नहीं प्रॉब्लम। और कुछ, और कोई? मुझे साइंस चाहिए, इसके पीछे साइंस क्या है? डाइजेशन नहीं होते, खड़े खड़े होते तो बैठते तो पूरा डाइजेस्ट होगी, फिर नीचे जाता डायरेक्ट नीचे हो जाता है। ओके ओके, नहीं अच्छी बात है। और कोई? नहीं। और सुना है कि खड़े खड़े पानी पीने से, उसका लॉजिक मुझे नहीं पता है, पर खड़े खड़े पानी पीने से किडनी के इशू बढ़ सकते हैं। जी? ये सुना है, किडनी किडनी? के इशू बढ़ सकते हैं, ओके। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ये सुना है। अच्छा, हमारे शरीर में जो लीवर है, किडनी है, पेनक्रियास है, स्प्लीन है, ये सब जितने भी ऑर्गन है वो लटक की पोजीशन में है, उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है।
इसलिए पानी भी बैठ के पीना है, हमारा भोजन भी बैठ के करना है। भोजन भी जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं? आपस में बातें करते हैं। कई लोग तो भोजन करते समय टीवी भी देखते हैं। कितने लोग टीवी देखते हैं भोजन के समय? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छी बात है, परसेंटेज कम है। टीवी देखने से आप जब भोजन करते हो तो टीवी देखने से होता क्या है कि आपका ध्यान तो टीवी में होता है, और जब आप कोई निवाला चबा करके गर्दन से नीचे उतारते हो तो आपका लीवर उसको पचाने के लिए जो एंजाइम छोड़ना है उसके लिए दिमाग के पास में ऑर्डर की प्रतीक्षा करता है, लेकिन आपका दिमाग तो बाहर रुका हुआ है, तो एंजाइम कैसे छोड़ेगा लीवर? तो एंजाइम नहीं छोड़ पाता है, इसलिए फिर इनडाइजेशन होता है। हो सके 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप बैठ के आप भोजन करते हो शांत चित्त से करिए। यहाँ तक कि आयुर्वेद में तो भोजन के समय बोलना भी मनाही है। इसके पीछे का लॉजिक किसी को मालूम है? साइंस बोलने का किस लिए मनाही है? इसके पीछे का साइंस जी क्या बात है, बहुत अच्छी बात, क्या बात। हम जब बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे मुंह से एयर अंदर जाती है। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से अंदर एयर जाती है, तो वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो एयर जाने से होता क्या है कि वायु का प्रकोप होता है शरीर में। वायु जितना होना चाहिए पेट में उससे ज़्यादा हो जाता है, और फिर आपने जैसे कहा नी प्रॉब्लम या शोल्डर का प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में तो वायु के 64 प्रकार बताए हैं, 634। हम 1 या 2 जानते हैं, अपान वायु है, ऊर्ध्व वायु है, वगैरह वगैरह। वायु का जो आखिरी प्रकार है वो है कंपवन। आपने देखा होगा कई लोग ऐसा 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 करते हैं, वो आखिरी प्रकार है जिसका कोई इलाज नहीं है। पानी बैठ के पीना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, मेरा एक दोस्त है, मुस्लिम है, हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे, उसे प्यास लगी, मुझे भी प्यास लगी थी, एक भी चेयर नहीं थी खाली। वो बंदा पानी का गिलास लेकर के नीचे पालथी मार के बैठ गया और पानी पिया। मैंने बोला यार इतनी बड़ी रेस्टोरेंट और तुम मेरी इज्जत करवा दो, निकलवा दोगे क्या? नीचे बैठ के पानी पीते हो? बोला हमारे धर्म में मनाही है खड़े होकर के पानी पीने की। इस्लाम धर्म भी जो है वो एक अच्छे बेस के ऊपर बना हुआ है, बैठ के पानी पीना। खड़े खड़े भोजन नहीं करना है, बैठ के ही करना है। आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि दूध जो है, दूध वो खड़े खड़े पीना? आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है? क्या बात। अच्छा, खड़े खड़े क्यों बैठ के, खड़े खड़े क्यों पीना है? कितने लोग बता सकते हैं? साइंस, इसके पीछे का साइंस चाहिए। हम जब दूध पीते हैं तो हमारे जो स्टमक के अंदर जो एसिड है या एंजाइम्स है उस दूध को फाड़ देता है, यानी दूध नहीं रहता है, उसके पार्टिकल्स बन जाते हैं। इसीलिए हमको खड़े खड़े दूध पीना चाहिए। पार्टिकल्स और हार्मफुल होंगे ना जी, जब वो दूध फटेगा हाँ। तो वो हार्मफुल पार्टिकल्स क्रिएट होंगे। हाँ। अभी देखिए दूध के पीछे भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी कि दूध नहीं पीना चाहिए। जी हाँ, साइंस इसलिए रिलेटेड करता है कि जैसे आपके स्टमक के अंदर वो पार्टिकल्स बन गए, इसका मतलब है कि आपके लीवर को, किडनी को या स्प्लीन को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पानी में और भोजन में सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी भी आपको खुलासा नहीं हुआ है तो इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, क्यों? फिर मेरा ये जो ट्रैक छूट जाएगा।
हर एक बीमारी के लिए मेरे पास 40 मिनट का मटेरियल है। डायबिटीज़ है, बीपी है, आर्थराइटिस है, नी प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि आप लोगों में से सात्विक मूवमेंट यूट्यूब के ऊपर कितने लोगों ने देखा है? सात्विक मूवमेंट 1 2 3 4 5 सात्विक मूवमेंट। एक यंग कपल है, पहले वो शायद दिल्ली साइड में कहीं रहते थे, अभी वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं। उनके बहुत सारे यूट्यूब अवेलेबल है, बहुत सारे रील्स अवेलेबल है। कपल, यंग कपल, यस यस यस, वेरी नियर टू जीरो थेरेपी, वेरी नियर। बहुत अच्छा, एक 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की रील है, उसे आप देखिए, उसको अपनाइए। हमारी जो रसोई है, टाइम क्या हो गया मुझे बताते रहिए। हाँ, मैं तो 2 घंटे तक बोलते ही रहूँगा, 10-15 मिनट। हमारी जो रसोई है, रसोई के अंदर महिलाओं के लिए है खास। तो हमारे जो भाई हैं, ये तो कभी रसोई में जाते नहीं हैं, उनको चाय भी बनाने के लिए बोलो तो मना कर देते हैं। तो रसोई जो है हमारी, वो एक बहुत बड़ा दवाखाना है, बड़ा हॉस्पिटल है। राई, मेथी, जीरा, ये वो, ये सब मेडिसिन है। जितनी चीज़ भगवान ने छोटी बनाई है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुण है। हम जब छमका मारते हैं घर में, महिलाओं में से बताइए मुझे, आप छमका कौन से बर्तन में मारती हैं? जो छमका होता है, उसका जो बर्तन होता है छोटा सा, वो क्या चीज़ का बना हुआ था? कौन सी मेटल का होता है? लोहे का, लोहे का, आप स्टील, स्टील। हाँ, देखिए, स्टील और दूसरी कोई भी मेटल आपके लिए हानिकारक है। आपको अगर छमका लगाना ही है तो लोहे का बर्तन मिलता है मार्केट में, उसी में छमका लगाइए। क्यों? इसके पीछे का साइंस, जब आप लोहे के अंदर तेल डाल करके छमके के लिए तैयारी करती हैं, तो लोहे के अंदर का जो आयरन कंटेंट है वो छमके में आ जाता है। आपकी पूरी फैमिली के लिए दाल के अंदर जो आप छमका लगाते हो, उसमें आपके पूरे परिवार के लिए जितने आयरन की ज़रूरत है, वो एक दाल के छमके में आ जाती है। तो कल से आप अपने छमके का बर्तन चेंज करिए, लोहे का करिए। कई लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम की कमी के लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन कैल्शियम जो नेचुरल फॉर्मेट में मिलता है, उसे ही लेना चाहिए। कैल्शियम जो पान की दुकान में चूना मिलता है, उसको ले आइए, एक बर्तन में भिगो दीजिए रात को। सुबह ऊपर का जो पानी है, उस पानी में से थोड़ा सा छींटा आप दाल में या सब्जी में डाल दीजिए। आपके परिवार के पूरे परिवार की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। घर में बिस्लेरी का पानी कौन पीता है? मैं वो एक्वागार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बिस्लेरी का पानी। घर में बिस्लेरी का बड़ा कैन मंगा लिया, कोई नहीं, तो बिस्लेरी कंपनी चलेगी कैसे? एक्वागार्ड, बढ़िया बढ़िया। बिस्लेरी का पानी जो हम बाहर पीते हैं, आप सबको मालूम नहीं होगा कि बिस्लेरी के पानी में लिक्विड हाइड्रोजन का एक ड्रॉप डालते हैं वो लोग, जिससे वो बिस्लेरी का पानी कोई भी टेम्परेचर में गर्म नहीं होता। आप देखिए, बिस्लेरी का पानी का बॉटल ले लीजिए बाजार से, आप 3 घंटे यहाँ रख दीजिए, वो गर्म नहीं होगा। वो हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन के कारण ऐसा होता है और बहुत ही नुकसानकारक है, वो कैंसरस है। इसलिए उसका भी उपयोग मत करिए आप। घर में हम जो तेल यूज़ करते हैं, कौन सा तेल यूज़ करते हैं? आप खाली हाथ ऊपर करके बताइए कौन सा। नहीं, कौन सा तेल का मतलब है, मेरा कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, सिंग तेल, ठीक है। रिफाइंड या फिल्टर्ड कौन सा करते हैं आप?
वो कोल्ड प्रेस यानी कच्ची घानी, हाँ कच्ची कच्ची घानी, सब तक कच्ची घानी यूज करते हैं नहीं, रिफाइंड करते हैं, फिल्टर करते हैं। आपको पता है कि रिफाइंड ऑयल में 12 तरह के केमिकल डालते हैं तब जाकर के वो तेल देखने लायक बनता है। कच्ची घानी का जो तेल है वो कलर में ब्राउनिश होता है, तो हमें देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, बाज़ार से फिल्टर्ड या रिफाइंड तेल लेके आते हैं। अगर फिल्टर तेल मिलता है तो वही लीजिए, कच्ची घानी का तेल मिलता है तो वही लीजिए। कच्ची घानी का तेल कहाँ मिलता है आपको मालूम है? मुलुंड में गौशाला रोड हाँ और ये अपार्टमेंट के वो भी है। मैं उनका कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वो कच्ची घानी का तेल कहाँ मिलता है। मीना नगर जो सिग्नल है वहाँ से आप लेफ्ट में जाएंगे योगी हिल की तरफ, तो उस रोड का एंड वहाँ पे पांडे डेयरी है, वो आपके सामने निकाल के देगा तेल, कोई भी तेल, मूंगफली का या कोई भी तेल चाहिए आपको। रोड के ऊपर हम सैंडविच खाते हैं, वो बोलता है हम बटर लगाते हैं, अमूल बटर। वो अमूल बटर है या क्या बटर है आप लोगों में से किसी को मालूम है? जी हाँ, सैंडविच के अंदर और पाव भाजी के अंदर वो जो बटर डालते हैं वो कौन सा बटर है? अमूल बाहर बटर? वाले अमूल नहीं डालते, अमल डालते, अमल कुछ भी वो तो डुप्लीकेट अमूल है। वो होता है मार्गरीन, वो वेजिटेबल ऑयल से बनता है, बहुत ही नुकसानकारक है। अगर आपको सैंडविच खाना ही है बाहर तो अमूल की छोटी छोटी डिबिया मिलती है, वो अपने साथ में रखिए, उसको बोलिए कि ये अमूल का बटर लगा के दें, लेकिन वो मार्गरीन मत खाइए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये महिलाओं के लिए है कि आप जब ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो वैक्सिंग वगैरह करवाती हैं आप, हमारे जो रोंगटे हैं पुष्पक, वो रोंगटे जो है वो वातावरण से ऑक्सीजन लेता है। ये आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? मालूम है या नहीं? हमारे रोंगटे यानी लाखों की तादाद में हमारे शरीर के ऊपर रोंगटे हैं, उस रोंगटे को आप निकाल देंगे तो हमारा शरीर का जो रेगुलर फंक्शन है वो रुक जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पॉसिबली उसको अवॉइड करिए। हेयर डाई कितने लोग लगाते हैं? मोस्टली सब लगाते हैं। अब जब आप गूगल करेंगे घर जाके तो हेयर डाई के अंदर कौन से केमिकल आते हैं, उस केमिकल के साइड इफेक्ट क्या है, ये सब आप सर्च करिए तो आप अपना हेयर डाई लगाना भूल जाएंगे, नहीं करेंगे। हमारा जो मस्तिष्क है, जो स्कल है, वो इतना सेंसिटिव है, लाखों की तादाद में इसमें छिद्र बने हुए हैं, वो केमिकल आपके शरीर में आते हैं और वो मोस्ट कैंसरस है। आप फिर चाहे कितना भी थेरेपी आजमा लो, वो कैंसर से आप बच नहीं पाएंगे। जहाँ तक हो पॉसिबल हो हेयर डाई का उपयोग मत करिए। फिर आप पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, शिकाकाई है, अपना जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू भी यूज़ मत करिए। शैम्पू के अंदर भी जो केमिकल आते हैं, ये जो सात्विक मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो एकदम आपको साइंटिफिक समझाएंगे कि शैम्पू के अंदर कौन से केमिकल आते हैं जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है। शैम्पू से सिर्फ आप अपने बाल साफ नहीं करते हैं, वो जो पानी आपके शरीर के ऊपर भी जाता है, वो केमिकल आपके शरीर में जाता ही जाता है और आपको तकलीफ देता है। आप जो यूज़ करते हैं मोबाइल, जो आज का हेल्थ इश्यू के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका स्क्रीन टाइम कितना है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? कभी आपने नोटिस किया है? कभी नोटिस किया है? कितना घंटा करते हो आप? मोर देन 1 आवर, मिनिमम 1 आवर तो है ही। मोबाइल यूज़ करिए आप, लेकिन
मोबाइल यूज़ करने के टाइम में आपको आंखों को ब्लिंक करना है। हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैंने जो मैसेज भेजा था उसको कितनी लाइक मिली है। अरे आपके मैसेज से क्या कोई दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी क्या? एग्जैक्ट मत होइए। ब्लैंक आपको जो ब्लिंकिंग करना है, ब्लिंकिंग इसलिए करना है कि हमारे आंखों में जो नमी होनी चाहिए वो नमी बनी रहनी चाहिए। अगर 1 घंटे आप बिना ब्लिंक किए आप मोबाइल को देखते हैं तो अपनी आंखों को आप नुकसान पहुंचाते हैं। अभी आखिरी बात, आप लोगों में से परफ्यूम कितने लोग यूज करते हैं? परफ्यूम 1 2 3 4 5 बस 6। परफ्यूम तो आजकल बहुत कॉमन है। But I close मैं one day. मैं आपकी स्टोरी बताऊंगा। इनके पतिदेव जो है, एक बार मेरी कराओके सिंगिंग के क्लास चलते हैं, वहाँ रमीला जी भी गाती हैं, तो इनके पतिदेव को लेके आई, बोला हमको ये इनकी सर्जन के पास जाना है, इनका गला खराब हो गया है। बोला हुआ क्या? बोला गला खराब हो गया है। तो मैंने बोला आप ये जो परफ्यूम यूज़ करती हैं कितने टाइम से करती हैं? बोला कई सालों से। बोला ये इनका जो गला खराब हुआ है वो आपके परफ्यूम के कारण है। परफ्यूम का जो स्मेल है वो आपके नाकों के द्वारा, यानी ईयर, नोज और थ्रोट, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वो परफ्यूम आपके वॉइस बॉक्स को भी असर करता है, आपके थ्रोट को भी असर करता है। तो हो सके जहाँ तक आप कहीं शादी में गए और परफ्यूम लगा लिया, बात दूसरी है, लेकिन रोज परफ्यूम लगाना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप में से किसी को कुछ भी पूछना है मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। एनीवन? किसी को पूछना है कुछ? यानी आपको नहीं पूछना है, इसका मतलब यही हुआ कि आपको सबको मेरी बात समझ में आई है। सर वो चूना आपने बोला था ना पानी में डाल के, हाँ, तो हाँ। उनको समझा नहीं। हाँ बोल, चूने के बारे में ना, जो पान की दुकान पे जो चूना मिलता है 1 रुपये की बॉटल होती है, वो आपको 7 दिन काम आ जाएगी। थोड़ा सा लेना है चूना, उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह जो पानी निकलता है वो ऊपर का पानी, नीचे चूने को मत छूइए आप। वो पानी जो है आप जो दाल बनाते हैं और सब्जी बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा हाथ भिगो करके छींटे मार दीजिए। इतना कैल्शियम आपके पूरे परिवार के लिए काफी है। कितना पानी डालना है सर? ये कटोरी छोटा सा। हाँ। पूरा इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं वो फिर छींटे मतलब इतना थोड़ा स्प्रिंकल ही करना है। स्प्रिंकल करना है। यस, अंग्रेजी में स्प्रिंकल बोलते हैं। हाँ, छटकाव गुजराती में। हाँ, छटकाव। छटकाव। आलम खड़ा। अरे गुजराती कितने लोग हैं इसमें? अरे वाह, मोर देन 10%। क्या हुआ? गुजराती में हमारे एक छोटी सी बात बता देता हूँ। गुजरातियों में हम लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। मैं भी गुजराती हूँ, खाने के बहुत शौकीन। खाने में बोलते हैं मार खाना, चूल्हा खाना, छींक खाना, फांसी खाना, उधरस खाना, मतलब गुजराती में जैसे खाने के शौकीन। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? न्यूज़ जी बोलिए ना, वहाँ थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे आपने बोला कैल्शियम का आपने एक सोल्यूशन दिया, हाँ। जैसे आजकल बहुत लोगों को विटामिन डी का डिफिशिएंसी हाँ 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 इसके लिए कोई हाँ हाँ। अब देखिए, मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि हमारे पास जो नॉलेज है वो या तो मोबाइल के ऊपर हमको किसी ने भेजा है, या पेपर में पढ़ा है, या टीवी में देखा है। मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरे जो गुरु थे वो ये कहते थे कि दुनिया में जिस दिन न्यूज़पेपर में, टीवी में हेल्थ रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आनी बंद हो जाएगी या उससे रिलेटेड कोई समाचार आने बंद हो जाएंगे, उस दिन दुनिया से आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी। आप अपने शरीर को पूछिए ना कि आपको क्या चाहिए। आपने विटामिन डी की बात करी, ठीक है। हमारे भारत देश में जो 4 ऋतुएं हैं उसमें एक ऋतु जो है, वैसे तो सूरज का प्रकाश
हमें भाई साल में 6 महीने मिलता रहता है, बस वहीं से आप विटामिन डी लीजिए। सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे थोड़ा सा ले लीजिए, 50 वो आपको विटामिन डी की पूर्ति कर देगा। और कोई जी जी इसकी हाँ 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 हाँ, ये जो विगन क्लब चलती है, विगन दूध नहीं पीना चाहिए। वर्षों से हमारे जो पूर्वज हैं दूध पीते आए हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ जितना पशुधन है, गाय भैंस, वो जितना दूध देते हैं उससे 50 गुना दूध कहाँ से आता है किसी को मालूम नहीं है। केमिकली मेड। आपको शुद्ध दूध, आप अगर आपको कोई तबेला वाला बोल दे कि मेरे यहाँ पे शुद्ध दूध है, आप कभी सुबह जाके खड़े हो जाइए, उस गाय को या भैंस को वो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन मारता है। आपको मालूम है ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन कहाँ यूज होता है? नहीं मालूम है। डिलीवरी के टाइम में महिलाओं को दिया जाता है जिससे डिलीवरी आसानी से हो जाए। ये जो है, जब बालक का जन्म होता है तो उसका जो नार जुड़ी हुई होती है माँ के पेट से, उस नार को पहले काटते नहीं थे, वो अपने आप जब निकल जाती थी तब उसको जमीन में गाड़ देते थे। अभी क्या करते हैं, अभी इसका बिजनेस बन गया बहुत बड़ा। हैदराबाद में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इस नार से हार्मोन के इंजेक्शन बनाती है, और ये इंजेक्शन बेधड़क ये गाय भैंस वाले यूज करते हैं। गाय भैंस वालों को तो छोड़िए, ये जो सब्जी वाले हैं, बड़े बड़े बैंगन, बड़ी बड़ी दूधी कहाँ से आती है? ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन, और हमारे शरीर के लिए उतने ही नुकसानकारक है। उसमें से तो हम नहीं बच पाएंगे। ज़रा जोर से बोलना पड़ेगा। आप हमारा भारतीय भोजन इतना बैलेंस्ड डाइट है, उसको छोड़ के अगर आप वड़ा पाव खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, रोज टोस्ट बना के खाएंगे, तो आपको B12 कहाँ से मिलेगा? कितने घर में आज मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह टोस्ट और चाय का नाश्ता होता है। आपने जो दूध के बारे में बताया, विगन जो है, वहाँ पे आजकल तो ये चल पड़ा है कि दूध और दूध की प्रोडक्ट नहीं खानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि भारत के लोगों को कैसे वीक बनाया जाए, कैसे कमजोर बनाया जाए। बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे उनकी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां चले। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो इसीलिए चलती है कि भारत में अगर मैं मनस्वी जी को बोल दूं कि मनस्वी जी कल सुबह आप उठ करके 4 ग्लास पानी पी लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, तो मनस्वी जी तो शुरू करेंगे, लेकिन मनस्वी जी और 20 लोगों को बताएंगे। ये सब इनको मालूम है, विदेश के लोगों को ये सब मालूम है कि भारत के लोग जो है कोई एक बात बोलता है, जैसे मैंने आपको भी बात बताई, आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है उन्होंने, उससे बचिए आप। दूध बेधड़क पीजिए, आप कुछ नहीं होता। दूध पीजिए, दही खाइए, लस्सी पीजिए, मक्खन खाइए, कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, किसी का भी अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। अभी सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मिलेट खाना चाहिए, गेहूँ नहीं खाना चाहिए, उसमें कितना सच्चाई है? हाँ, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया था बोलने के लिए कि रात को 10 बजे से लेके 2 बजे का जो समय है वो हमारा गोल्डन पीरियड है, जिसमें हमारा शरीर जो है छोटी छोटी जो बीमारियां हैं या छोटी छोटी जो टूट फूट हुई है शरीर में, उसको रिपेयर करती है। हम क्या करते हैं, रात को 2 बजे तक व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है आपको तो सुबह यहाँ पे आना पड़ता है तो सब लोग जल्दी उठ जाते होंगे, लेकिन 10 से 2 बजे का जो समय है वो गोल्डन पीरियड है, और सोने के 2 घंटे पहले तो आपको भोजन करना ही करना है।
और शाम का भोजन आपके भूख जितनी है उससे आधा करना है। ऐसे बराबर? आप सबका और कोई मेरा पूछना ये था कि गेहूँ नहीं खाना चाहिए, गेहूँ की रोटी नहीं खानी हाँ। देखिए ऐसे तो बहुत सवाल आएंगे, लेकिन टाइम का भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो देखिए गेहूँ जो है हमारे भारत में पैदा नहीं होता था पहले। आपको मालूम है, कितने लोगों को मालूम है? गेहूँ आया ऑस्ट्रेलिया से। हमारा जो भोजन था वो मिलेट से बनता था, बाजरा, मक्का वगैरह वगैरह। तो खैर आप खाएं नहीं खाएं आपकी इच्छा की बात है, लेकिन गेहूँ अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो आप सबका धन्यवाद। मुझे बड़ी शांति से सुना आपने। एक भी आपके जो मेंबर हैं ऊपर नीचे नहीं हुए हैं कि ये अंकल कब खत्म करें और कब हम जाएं। नहीं, धन्यवाद। आप बोलोगे हम 2 घंटा बैठ के खड़े रह सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आप बोल रहे थे और हमारे यहाँ के साधक ज्ञान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमने नोटिस किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से भी इतना अच्छे से मार्गदर्शन हमें किया, और जो बहुत आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव से मैं आपको और नहीं बोल पाई थी बोलने के लिए, लेकिन जरूर बुलाएंगे कि और हमें सुनने की मन कर रहा है। ऐसा लग रहा बंद ना हो, चलते रहेंगे। चलेगा अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जितने जन आए साधक, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आना बेटा, ये ले रहे हैं। और आज सारे साधक के लिए ममता जी ने कुछ जलपान की व्यवस्था की है, इसके लिए हम बहुत आंबा पना बनाया है, एकदम अच्छी व्यवस्था। बहुत स्वादिष्ट है वो। Thank you so much. Thank you. देनु आप आओ। इधर आओ। इतने मेहनत से गए, लेके आए, हमारा सौभाग्य है ये। अपने जितने बड़ी लाएगी आप ही तो। अयोध्या गए थे तो अयोध्या से राम जी के गए बिना मुझे मिल गया। और सर हमारे और साधन गाँव से कुछ लाए हैं। बड़े प्यार से आपके लिए लाए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर के साथ इन्होंने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।